बिहार में स्नातक की परीक्षा पास करने वाले छात्राओं को नीतीश सरकार प्रोत्साहन राशि देती है, लेकिन प्रोत्साहन राशि लंबे अरसे से बिहार में छात्राओं को नहीं मिल पा रही। इस बात का खुलासा बिहार विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल में हुआ है। दरअसल विधायक ने इस मामले को जब सदन में उठाया तो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने खुद स्वीकार किया है कि कोरोना वायरस के कारण पिछले 1.5 साल में प्रोत्साहन राशि उन छात्राओं को नहीं मिल पाई है जिन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की है। कोरोना काल खत्म होने के बाद महोदय लेकिन एक चीज और, हम माननीय ललित जी के प्रश्न के संदर्भ में बताना चाहते हैं कि आपने कहा कि आपने प्रश्न में पूछा है 17वां 19वां और हमने बताया आपको उससे भी आगे 28वां 29वां। हम तो कह दिया, आपने बोला स्वीकार किया। तो ये कोई बढ़ चढ़ के, ये कोई हमारी उपलब्धि नहीं है जो बढ़ चढ़ के हम बता रहे हैं। हम सिर्फ सदन को यह कहना चाहते हैं कि इससे समझना चाहिए कि सरकार किसी भी सच्चाई और हकीकत को छिपाना नहीं चाहती है। भले आपको मालूम हो नहीं हो, लेकिन जो सच्चाई है हम अगर उससे भी अधिक है तो वो आपको बता रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, एक चीज और इस संदर्भ में हम सरकार की जो सोच है उससे सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि नीति आयोग के इसके लिए जो डेटा कलेक्शन का तरीका या पैरामीटर्स उसके जो हैं मापदंड या मानदंड हैं, हम लोग उसमें भी संशोधन का दे रहे हैं, क्योंकि जो विकसित प्रदेश है और जो विकासशील या गरीब प्रदेश है उनकी तुलना एक ही मानक पर नहीं की जा सकती। हम कहाँ खड़े हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जा किधर रहे हैं। और हम कहाँ खड़े हैं ये अलग बात है, लेकिन हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रबंधक समिति नहीं बनाए जाने के मामले पर भी सभी विधायक एकजुट दिखे और उन्होंने सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। विधानसभा के प्रश्नोत्तर काल में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने प्रबंध समिति गठित नहीं होने का सवाल पूछा है तो एक आरजेडी बीजेपी के अन्य विधायक भी सदन में खड़े हो गए। सबने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रबंधन समिति के गठन में देरी कर विधायक की अनदेखी की जा रही है कि उनके क्षेत्र के भी 80% विद्यालयों में प्रबंध कारिणी समिति गठित है। तो कुछ इसका पक्ष ये भी है जो बहुत सारे माननीय सदस्य बैठ के सिर हिला रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि आप कहना यही चाह रहे हैं कि उनके यहाँ भी विद्यालयों में प्रबंध समितियां गठित हैं। बहुत सारे सदस्य बोल रहे हैं, लोगों ने बोला भी है, कुछ लोग और सुन लीजिए ना। और महोदय आपके प्रश्न का भी जवाब देंगे, आप ठहरिए ना। और हरि नारायण बाबू भी जो कह रहे हैं, हरि नारायण बाबू की चूंकि चर्चा आपने विशेष रूप से की है, इसलिए भी मैं विशेष रूप से हरि नारायण बाबू को भी कहना चाहता हूं कि वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। किस प्रधानाध्यापक ने ये हिमाकत दिखाई है वो लिख के देंगे, उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जहां भी प्रबंध समिति नहीं गठित हुई है, अब मैं विधानसभा का सत्र का दूसरा दिन रहा। दूसरे दिन प्रश्नकाल सुचारू रूप से चलता रहा। विधायक राम प्रवेश राय के सवाल पर खनन मंत्री जनक राम ने कहा है कि अवैध बालू खनन को लेकर के लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध खनन में लिप्त रहने के आरोप में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कई अधिकारी पर कार्रवाई भी की गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोरोना कब तक रोइएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी बिहार लगातार पिछड़ रहा है। अवैध खनन का सरकार जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, हम लोग का समर्थन है। अवैध बालू माफिया को निस्ताबून करना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि बालू आम जनता से जुड़ा हुआ है, तो मैं ये माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या बालू की जो समस्याएं हो रही है, हम लोगों ने अखबार में पढ़ा है कि 4500 कुछ रुपया में सरकार ने निर्णय किया है, तो मेरा यह कहना है कि सरकार का जो निर्णय है 4500 कुछ रुपया बालू का, क्या वो आम जन को जो है उपलब्ध नहीं हो रहा है? क्या इस पर माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं कि इतना मतलब शॉर्टेज हो रहा है, कुछ कहना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से हम सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि जैसे माननीय सदस्य ने ये सवाल उठाए
कि 40 या 4500 रुपये के दर से हम आम लोगों को बालू मुहैया कराना चाहते हैं। मेरी सरकार कटिबद्ध है, न्याय के साथ सुशासन की सरकार मेरी चल रही है। इस कड़ी में आपको बताना चाहते हैं कि जब चालान 35 और 4000 3000 के रेट से सेटली उठाते हैं और उसको मार्केट में ले जाकर के वो 10,000 और 15,000 का रेट बेचते हैं, इसके लिए भी सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। जहां बालू की मंडी लगती है, अगर अवैध रूप से वह बालू को मार्केट में हाई रेट से बेचते हैं, उस पर वहां के अंचलाधिकारी, वहां के लोकल थाना प्रभारी, हमारे माइनिंग इंस्पेक्टर औचक निरीक्षण करे। और सरकार ने बालू को रेट भी फिक्स कर दिया है। आज से 1 सप्ताह पहले बालू का रेट फिक्स हो चुका है। अगर उससे महंगे दर पर कोई बालू बेचता है तो औचक जांच करके उसके ऊपर FIR करना है, उस बालू को जब्त करके फिर जनता के बीच में सस्ते दर पे मुहैया कराना है। सरकार कटिबद्ध है। श्री जनक सिंह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जैसे ही 23 मार्च के दिन की घटना को याद कराते हुए सरकार को घेरा, सत्ता पक्ष के सदस्य खड़े होकर विरोध करने लगे। फिर क्या था, विपक्षी सदस्य भी खड़े होकर हंगामा करने लगे। विस अध्यक्ष ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तेजस्वी यादव समेत सभी को सीट पर बैठने को कहा। स्थिति संभालने के बाद आसन की तरफ से तेजस्वी को 2 मिनट में पूरी बात रखने को भी कहा गया। लोकतंत्र में विरोध जो है वो बुनियादी है महोदय। जो 23 मार्च को जो घटना हुआ, जो काला दिन के रूप में सारे देशवासियों ने देखने का काम किया, हम चाहते हैं महोदय, जो शर्मसार हुआ लोकतंत्र, जहां अध्यक्ष बैठ जाइए, शांति बनाए रखिए। नहीं अध्यक्ष बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। बोले नहीं, आपको फिर मौका दो, आप बैठिए, पहले बैठ जाइए। सभी सदस्य बैठ जाइए और आप भी माननीय सदस्य बैठ जाइए, बैठ जाइए। सभी सदस्य बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आपका कोई सब प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा। माननीय सदस्य बैठ जाइए। ये प्रोसीडिंग में कोई भी ऐसे शब्द नहीं जाएंगे जो संसदीय होंगे। पहले हम सब बैठ जाइए तभी सुनेंगे। बैठ जाइए सभी, चौधरी साहब, सभी माननीय सदस्य बैठ जाइए। इस लोकतंत्र के मंदिर के मान सम्मान और मर्यादा बुनियाद को आप बचाने का काम करेंगे। हम सब लोगों को उम्मीद है। लोहिया जयंती, भगत सिंह जिस दिन शहीद हुए, शहादत दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 23 मार्च। उस दिन जो भी घटना हुई, क्यों, कैसे, क्यों हुआ, ये हम नहीं जानना चाहते, बताना चाहते सब लोगों ने। और हम, आप कौन होते हैं तय करने वाले? आपने ठीक ही कहा कि देश की जनता देख रही है, देश की जनता ही जज है, वही डिसाइड कर रही है महोदय। अब लेकिन एक बात सोचना पड़ेगा महोदय, एक बात सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र के मंदिर में विधायकों की अगर पिटाई होती है तो विधायकों की क्या मान सम्मान रह जाएगा। आप देखिएगा कार्रवाई जो भी हुई, लेकिन 2 मात्र पुलिसकर्मी जो हैं, सिपाही, उनको निलंबित किया गया है। आज विधायक को महोदय जो है मान सम्मान, कल को कोई भी विरोध करेगा, सत्ता आती जाती रहती है, कल को फिर से ऐसा वातावरण होगा महोदय तो कल को कोई भी पुलिस वाला विधायक को गोली मार देगा, फिर कार्रवाई के नाम पे 2 सिपाही को आप निलंबित कर दीजिएगा, यही होगा महोदय। लेकिन एक बात आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आखिर ये हुआ क्यों। हम नहीं चाहते महोदय कि हम इस पे ज्यादा विश्लेषण करें, लेकिन आप बहस अगर करा देते तो सारे सदन में जितने पार्टियां हैं, ऑल पार्टी के लोग जो हैं, सबको टाइम अलॉट हो जाता, सब अपनी बात को रखते महोदय, और एक आपको भी मौका मिलता महोदय, जो दाग लगा है उस दाग को धोने का भी मौका मिलता। किसकी गलती है, क्यों हुई है, ये सारी बात जो है सामने पटल पे आ जाती महोदय, ऑन रिकॉर्ड आ जाता। लेकिन कार्रवाई होती रही है, होता रहा है। कुछ लोग तो कुछ भी लोग कहते रहते हैं, लेकिन हमारा ये है, अब विधायक लोग का तो फंड भी ले लिया गया। विधायक लोग को जब विधानसभा में ही पीटा जाएगा, भद्दी भद्दी गालियां दी जाएंगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पे तो किसी पे भी
कोई अधिकारी बड़े अधिकारियों पे नहीं हुई महोदय। आखिर सिपाही की तो हिम्मत नहीं है कि विधायक को पीट दे विधानसभा के अंदर, किसी ना किसी के निर्देश पे हुआ होगा। तो हम नहीं चाहते महोदय कि इस पे ज्यादा हम विश्लेषण ज्यादा हम करें, लेकिन हमारे ये आपसे फिर से हम अनुरोध करेंगे, ये पहला प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पास किया जाए महोदय, इस पे बहस करा लिया जाए, सब सदन में जितने लोग हैं बहस कर ले महोदय कि क्या बात है क्या नहीं है। समय महोदय सरकार भी चाहती होगी बहस करना, आप हमारी गलती है तो आप बताइए, हम आपकी गलती होगी तो हम बताएंगे, और गलती से हम लोग सुधार करके आगे बढ़े महोदय। हम लोग चाहते हैं शांतिपूर्वक जो है सदन चले और हम लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा प्रस्ताव महोदय ये होगा कि जातीय जनगणना को लेकर महोदय एक मिनट हम खाली हम बोल के दो एक मिनट में एक विषय पर आ जाने दीजिए। एक दिन हम वाइंड अप कर देंगे महोदय, फिर इकट्ठे जो होगा बोल लेंगे। जातीय जनगणना को लेकर के महोदय केंद्र सरकार ने मना, सुझाव है, अब सुन लीजिए, जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार ने मना कर दिया, लेकिन आप लोग सब लोग महोदय अभी गवाह कि 2 बार इस सदन ने जातीय जनगणना का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया है महोदय। अभी देखिए जिस पर महोदय गंभीरता के साथ इसमें भी हम बोल रहे सुझाव दे रहे मंत्री जी। सर एक मिनट महोदय, हम पॉइंट अप कर रहे हैं, सुन लिया जाए। हड़बड़ाहट किस बात की है महोदय, गंभीर विषय है और पूरे सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि जातीय जनगणना की गिनती हो, लेकिन क्या मर्यादा रह जाएगा इस विधायिका का, लोकतंत्र के मंदिर का। हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि लिखित में अब तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही भले एक विधानसभा की कमेटी जाकर के प्रधानमंत्री से समय लेकर के जाकर के मिले और जातीय जनगणना कराए महोदय। हम लोग पूरी तरीके से संसदीय कार्य मंत्री कि 2 बार इस सदन ने जातीय जनगणना का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया है महोदय। अभी देखिए जिस पर महोदय गंभीरता के साथ इसमें भी हम बोल रहे सुझाव दे रहे मंत्री जी। सर एक मिनट महोदय, हम पॉइंट अप कर रहे हैं, सुन लिया जाए। हड़बड़ाहट किस बात की है महोदय, गंभीर विषय है और पूरे सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि जातीय जनगणना की गिनती हो, लेकिन क्या मर्यादा रह जाएगा इस विधायिका का, लोकतंत्र के मंदिर का। हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि लिखित में अब तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही भले एक विधानसभा की कमेटी जाकर के प्रधानमंत्री से समय लेकर के जाकर के मिले और जातीय जनगणना कराए महोदय। हम लोग पूरी तरीके से संसदीय कार्य मंत्री। एक बैठक में शामिल न होने के मामले में मुकेश सहनी की पार्टी के विधायक राजू सिंह ने अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजू सिंह ने कहा है कि 26 जुलाई की बैठक में शामिल न होना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था जो कि पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने लिया था। विधायक से इस बाबत बातचीत नहीं की गई थी। यदि कोई भी फैसला होता है तो किसी भी फैसले से पहले पार्टी के विधायक से बातचीत की जानी चाहिए। राजू सिंह ने यह भी कहा है कि हम सब विधायक पार्टी के साथ हैं, लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जब महत्वपूर्ण फैसले विधायक से बिना बातचीत के ही ले लिए जाते हैं। अभी ज़्यादा जल्दीबाजी होगी। मैं आज सोच रहा हूँ कि आज मुकेश सहनी से हम लोग की बैठक होगी, बातें होंगी। इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, जहाँ पे एनडीए के घटक दलों की बैठक होनी थी, उस बैठक में ना जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि वही एक प्लेटफॉर्म होता है जिस प्लेटफॉर्म पर आदमी अपनी बातों को अच्छी ढंग से रख पाता है और उस पर सदन नेता सोचने को मजबूर होते हैं, उस कार्यों को करते हैं। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कल के एनडीए के बैठक में ना जाना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। आज हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठेंगे और आज निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। देखिए ये उनका अपना कहना हुआ, क्योंकि हम लोग, मैं पहले भी कल भी बताया था लोगों को, कहीं ना कहीं हम लोग को आपसी अपने दल में ही वीआईपी में ही कोऑर्डिनेशन की कमी है, इसलिए हम लोग बहुत बातों को नहीं जान पाते हैं। मुझे लगता है कि 7-8 महीने इस दल से विधायक बने हुए मुझे हुआ, जबकि मैं 4थी बार विधायक हूँ और 8-10 बार से ज़्यादा मुकेश जी से मुलाकात नहीं हो पाई होगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना निर्णय लेते हैं और उस निर्णय के आधार पे हम लोग को बोलते हैं चलने के लिए, तो उसी के लिए हम लोग बैठक करने वाले हैं कि भाई ये एक प्राइवेट कंपनी नहीं है जिसमें कोई डायरेक्टर हो और कोई वर्कर हो, कोई कर्मचारी हो। एक पार्टी है, पार्टी को पार्टी की तरह से चलना चाहिए। इसके लिए हम लोग आज बैठेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, कहीं कोई कमी होगी उसको दूर करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आगे किया जाता, तब तो मैंने इस शब्द का यूज़ किया है कि दिस इज नॉट ए पार्टी जो है प्राइवेट कंपनी नहीं होती। अगर राय मशवरा करके ही किया जाता तो कम से कम मैं इस दल का सीनियर एमएलए हूँ। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं कहीं भी किसी के भरोसे और पार्टी के भरोसे चुनाव जीत के नहीं जाता हूँ। मैं 5 बार चुनाव लड़ा और 4 सिंबल पर लड़ा और 4 बार चुनाव जीता, अलग अलग सिंबलों को।
इसलिए मेरी एक अपनी भी पहचान है और अपनी पहचान रखने के लिए आदमी को कहीं न कहीं से सही बातों पर बोलना चाहिए, चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। ऐसे भी लोग मुझे पूरे व्यवहार में बेबाक बात करने के लिए जाने ही जाते हैं, इसलिए अपनी बात को सही प्लेटफॉर्म पर रखना मैं उचित समझता हूँ। आज मेरी बैठक होगी, उसके बाद आप लोगों के सामने मैं सारी बातों को ठीक ढंग से रख पाऊंगा। आज पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ अपना बैठक करूँगा, लेकिन उस बैठक में शामिल होना चाहिए था। अपने बातों को रखने के लिए उचित प्लेटफॉर्म वही था, लेकिन नहीं शामिल हो पाया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। क्योंकि ऐसे बैठक में ही शामिल होना चाहिए जहाँ पे मुख्यमंत्री हों, चारों घटक दल के नेता रहेंगे, दलों के नेता रहेंगे, वहाँ पे अपनी बातों को करना की बात नहीं मानी जाती है। मैं नहीं समझता कि चुप चुप मुर्मू दोनों नहीं चलता है ना, शिवराज दही भी खाएंगे, मुलायम भी नहीं रहेगा। हम सरकार में भी रहेंगे और सरकार मेरी बात नहीं मान रही है वो भी करेंगे, ऐसा थोड़ा ही होता है। निर्णय लें, अगर हमारी बातों को नहीं मानी जाती है तो हम 4 विधायक हैं, मेरे सहारे सरकार चल रही है, निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी को डराएंगे, गिरफ्तारी देंगे, इन सब चीज़ों में मैं विश्वास नहीं रखता। मैं रखता हूँ निर्णय लेना, या तो मेरी बात मानी जाएगी, सही बात मानी जाएगी। ऐसा भी नहीं कि हम सरकार में है तो सरकार को कुछ भी कर लें। नीतीश जी में अगर पूर्ण आस्था है, नीतीश जी पर विश्वास है, तो विश्वास के साथ में आगे बढ़ करके उनसे बात करनी चाहिए, और बात नहीं होती है तो फिर आगे अपना निर्णय लेना चाहिए। लेकिन हम निर्णय भी नहीं लेंगे, सरकार में भी बने रहेंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो जो क्या, मुझे तो नहीं लगता, इसलिए कि मैं अपनी बातों को, जिन बातों को लेकर के जाता हूँ वो बात सुनी ही जाती है, लगभग सुनी जाती है। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती तो कम से कम हम लोगों के साथ भी तो शेयर होना चाहिए। अब किस तरह की बातें हैं ये भी देखना चाहिए कि हमारी अपेक्षाएं क्या है, सरकार से हम क्या चाहते हैं। अगर वैसी बात जो नहीं होने लायक हो उसको भी अगर हम चाहते हैं तो हमारी बेवकूफ़ी हुई ना। हम सरकार से क्या चाहते हैं, मैं भी बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं उसमें मनन करता हूँ, सोचता हूँ तो लगता है कि नहीं ये नहीं होने लायक है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो होने लायक है। मेरा भी कल बहुत ऐसा सवाल था जो माननीय मंत्री लोगों को बेनकाब करने वाला था, लेकिन कल मौका नहीं मिल पाया। दुर्भाग्यपूर्ण बातें रही, क्योंकि हम लोग क्षेत्र से आते हैं, सारी समस्या को लेकर के जब ये एनडीए घटक दल की बैठक होती है, अपने प्लेटफॉर्म पर एक बैठक होती है, जो उचित प्लेटफॉर्म होता है वहीं पे जाकर के अपनी बातों को रखता है आदमी, और उस बात को वहाँ रखा जाता है जहाँ पे जो गलत किए हुए हैं उनके सामने वो भी सुने, वो भी उसका जवाब दें। और हम मतलब सदन के मुखिया भी बैठे रहते हैं, वो संज्ञान लेते हैं, अगर बहुत ही अति महत्वपूर्ण बातें हैं तो वो संज्ञान लेते हैं, फिर अलग से बातें होती है और लोगों का काम होता है। इसलिए उस प्लेटफॉर्म को छोड़ना कहीं से अच्छी बात नहीं। पुराने सदी हुए नेता हैं, हम लोग के गार्जियन हैं, पूर्व के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मैं उनके बारे में बहुत कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन मुकेश सहनी जी और जीतन राम मांझी का जब मिलन होता है, कोई ऐसा मौका नहीं हुआ है जिस मौके पे हम विधायकों को भी पूछा गया हो अपने नेता के द्वारा। तो मैं उस बारे में बहुत कुछ नहीं कह पाऊंगा कि जीतन राम मांझी से मिलकर के मुकेश सहनी जी क्या करते हैं, मैं उस पर बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कभी भी न कोई राय ली गई, न मिलने के समय बताया गया, क्यों मिला गया नहीं बताया गया। और प्रेशर पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं होता है। कहीं ना कहीं से अपनी बातों को रखा जाए, मेरी बातों को नहीं सुना जाए तो निर्णय लिया जाए, आर पार की बात होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, मुझे तो लगता है अभी इंटैक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री की सोच है, कहीं ना कहीं उस सोच को धरातल पर लाने में उनके मंत्रियों के द्वारा कमी की जा रही है, जो मुझे कल बहुत अच्छे ढंग से कल के प्लेटफॉर्म पर रखना था, जो मैं नहीं रख पाया, उसके लिए मुझे अफसोस है। कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग में ढेर सारी नई नियुक्तियां हुई थी, लेकिन नई नियुक्तियों में बड़ा फर्जीवाड़ा भी हुआ है। धीरे धीरे जब बात सामने आ रही है तो स्वास्थ्य विभाग खुद इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करा रही है। ताज़ा मामला कई जिलों के अंदर एएनएम के फर्जी बहाली से जुड़ा है और अब इस मामले में दूसरी प्राथमिकी पटना के सचिवालय थाने में भी दर्ज कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर कौशल कुमार ने जिले में 94 एएनएम के फर्जी आवंटन की शिकायत वाला एफआईआर सचिवालय थाने में दर्ज कराई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फर्जी बहाली को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके पहले भी फर्जी नियुक्ति को लेकर एक एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। बीते कुछ दिनों से पटना सिटी क्षेत्र में अपराधियों के लिए सेफ जोन बन गया है। जुलाई के महीने की बात करें तो लगभग हर दिन पटना सिटी इलाके में कोई न कोई आपराधिक वारदात दर्ज की गई, जिससे एक तो यहाँ के निवासियों के बीच खौफ का आलम बन चुका है, तो दूसरी तरफ पुलिस को भी अपराधी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। राजधानी पटना के दनियामा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहाँ आईटी मैनेजर को अपराधी ने गोली मार दी है, जिसके बाद वह घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए दनियामा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि 24 से ज़्यादा घंटा में लगभग 4 युवक को अपराधियों अभी तक गोली मार चुकी है। सिटी के कौड़ीचक थाना क्षेत्र के खोली गांव में एक युवक की रहस्यमय मौत से आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। थाना परिसर में शव रखकर जमकर प्रदर्शन व हंगामा किया है। परिजनों को गुमराह किए जाने का आरोप पुलिस पर लगाया है। तो वहीं युवक की हत्या किए जाने की बात भी कही है। आक्रोशित लोगों ने इस दौरान पटना गया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और
हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। एक सेकंड, सैदनपुर के मेरा भतीजा है, ठीक है, मेरे चचा का लड़का है। ये सैदनपुर से पटना में पढ़ता है, इकलौता है, एक ही वो बेटा एक बेटी है, ठीक है। इसी तरह अपना जीवन पालन करते थे, पढ़ाते लिखाते थे। बेटा सुबह में 100 रुपया मम्मी से मांगी है, 100 रुपया। मम्मी बोली कि काहे के लिए, बोला कि जरूरी है, दो। 100 रुपया उसको मिला है, वो खाना खाया है, दोस्त के साथ निकला है, चला है इधर। यहाँ पर आया पुनपुन सामने इसको गोली लग गया है, 2 गोली लगा है या 1 गोली लगा है, अभी तो पोस्टमार्टम नहीं लगा। कोली के पास लगा है, पुनपुन वाला रोड में कोली के पास गोली लगा है। वहाँ से बोला गया कि यहाँ से थाना में लाया गया, तो थाना से बोला कि एक्सीडेंट हुआ है, NMCH चाहिए। NMCH में गए। थाना कौन सा पड़ता है? ये गौरीचक थाना। ये यहाँ से गए NMCH, हम लोग NMCH गौरीचक आए, फिर NMCH गए, NMCH में कोई पहुँचा नहीं। फिर पता चला कि यहाँ नालंदा मेडिकल कॉलेज में पहुँचा हुआ है, तो वहाँ थी पोस्टमार्टम करने के लिए बोला गया है, पोस्टमार्टम हो रहा है। हम बोले कि वैक पोस्टमार्टम कैसे हो जाएगा, आप लोग गार्जियन को सूचना दीजिएगा कि वहाँ भर्ती है, इमरजेंसी वार्ड में है, भर्ती है, और बैग आकर यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है, कोई जान भी नहीं रहा, पोस्टमार्टम के लिए पहुँचा दिए यहाँ। यही है। फिर हम लोग वहाँ से पोस्टमार्टम नहीं किए, वहाँ से लाश लेके चला है सर से, बस न्याय चाहते हैं सर। न्याय। मृतक कौन हुए आप? मेरा चचा भाई हुआ, चचेरा भाई। मृतक का क्या नाम हुआ? मृतक का क्या नाम? मृतक का नाम हो गया अंकित कुमार। उम्र कितना है? उम्र 17 बरस, 18 बरस, 17-18 बरस। किसी से कोई पुरानी रंजिश? कोई कुछ नहीं, एकलौता है, कोई कुछ नहीं, बता तो दिए, कोई कुछ नहीं। कोली का ही रहने वाला है? कोली का रहने वाला है? सैदनपुर। क्या? हाँ ठीक है, क्या मामला हुआ है? अभी आज गौरीचक में एक लड़का है अंकित कुमार, उसकी खबर मिली कि उसकी डेथ हो गई है। फिर उसके संदर्भ में जो बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई, तो कुछ जो है लोग उनके द्वारा कहा गया कि जो है मिसकम्युनिकेशन करी गई कि एक्सीडेंटल डेथ है, तो उसके द्वारा डाउट किया गया कि ये गोली मारने से जो है डेथ हुई है। तो इस चीज़ को लेके जो लोकल इनके परिजन हैं उनके द्वारा थाने पे आके ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि जो है उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए थे, और जो भी नेसेसरी कानूनी कार्रवाई है इस केस को लेके वो की जा रही है। क्या प्रथम दृष्टया क्या लगता है, एक्सीडेंट है या? प्रथम दृष्टया जो भी है ये पोस्टमार्टम के बाद ही हम आपको कुछ एग्जैक्ट इसमें कह पाएंगे। ये लोग बता रहे हैं 3 गोली लगी है सीना में, और वही हम कह रहे हैं कि एक तरह से एक मिसकम्युनिकेशन जो है हो गया था, जिसके चलते कुछ लोग बता रहे थे कि डेथ जो है गोली लगने से हुई है, और कुछ लोग बता रहे हैं कि डेथ जो है एक्सीडेंट से हुई है। ये कंफर्म जो है पोस्टमार्टम के द्वारा ही किया जाता है। जाम कितने देर तक रहा? क्या कहना है? कितने देर तक सर जाम रखा गया? जाम लगभग आधा घंटा पौना घंटा जाम रहा है। उसके बाद अभी स्टार्ट करवा दिया गया है सारा कुछ, और जो भी कानूनी कार्रवाई है इस केस में वो हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू। औरंगाबाद जिले में उप विकास आयुक्त अंशुल कुमार के द्वारा गूगल मीट के माध्यम से जिले में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में उप विकास आयुक्त जिले में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण में प्रगति लाने का निर्देश सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए। साथ ही कोविड-19 टीका के वेस्टेज को कम करने हेतु कदम उठाने का भी निर्देश दिया गया। कर रही है कि वैक्सीन वाला जो वेस्टेज आपको उसको मिनिमाइज करना है, पहला पॉइंट। और दूसरा, हम लोगों का वेस्टेज वाला इसलिए प्रोपोर्शन ज्यादा दिख रहा है क्योंकि हम लोग उसमें एंट्री में पीछे रह जा रहे हैं। तो जिन ब्लॉक में जैसे नवीनगर हो गया, मदनपुर हो गया, दाऊदनगर हो गया, देव हो गया, जहां पर आपकी एंट्री में भी दिक्कत आ रही है, तो उसको आप लोगों को देख लेना होगा कि ससमय आप लोग उसकी एंट्री करा लीजिए। एक बार सभी वीडियो से आप लोग पुनः बात कर लीजिए MOIC और कहिए कि हमें ऑपरेटर दे दीजिए और हमारा जो बैकलॉग है उसको क्लियर कर दीजिए। भले ही वो डेप्यूट ना करें, मगर 1-2 घंटे के लिए वो वहां पे उसको बैठा दें ताकि वो क्लैरिटी आ जाए उसको। किसी को कोई डाउट है तो बताइए इस चीज में। ठीक है, हम लोग VC को खत्म करते हैं। किसी का और कोई इशू? नहीं, बस एंट्री का ही इशू है सर, क्योंकि टीका जब ज्यादा मिल जाते हैं सर, जब हम तो वहां से मांगते हैं कि 20,000 बोलते हैं ठीक है 20,000-25,000 आपको देंगे, लेकिन उसी दिन आप उसको एंट्री करवा दीजिए। तो वहां पर हमें जो दिक्कत 10,000 तक हम लोग करा लेते हैं सर, लेकिन 10,000 ज्यादा डोजेज मिलते हैं तो थोड़ा सा हमको वीडियो साहब को ईओ साहब का सपोर्ट की जरूरत होती है सर मुझे। बस ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार जो बॉटम वाले वीडियोस हैं उनसे बात भी कर लेंगे। आप लोग बस इतना कर लेना, पहला काम
कि एक जब भी आप मीटिंग करोगे, जो भी आपकी टीम्स हैं उनके साथ एक तो ब्रीफिंग कर देना और उनको लिखित में दे देना कि आप लोग जो है वेस्टेज पे ध्यान दीजिए, जब एक वाइल खुलता है तो सभी 10 लोग उपस्थित हों, इस तरीके की उनकी ब्रीफिंग कर दीजिए। और दूसरी चीज ये है कि आप लोग एंट्री उसी दिन करा लीजिए। एंट्री उसी दिन या तो आप वीडियो साहब आपको दे देते हैं अपने ऑपरेटर पंचायत वाले तो वेल एंड गुड, नहीं देते हैं तो मैंने आपको तरीका। मुख्य शूटर राकेश यादव पुलिस वैन से कूदकर हथकड़ी समेत फरार हो गया है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाने की पुलिस हिरासत से हथकड़ी के साथ फरार हुआ राकेश यादव की तलाश में दरभंगा के अलावा समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया पुलिस जुटी हुई है। समस्तीपुर के सिंगिया थाना क्षेत्र में सीएसपी कर्मी की हत्या लूट मामले में राकेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के लिए चलाए गए अभियान में समस्तीपुर पुलिस भी शामिल थी। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर उसका हथियार बरामद करने व उसके एक सहयोगी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बीती रात कुशेश्वर स्थान के लिए चिगड़ी गांव लेकर गई थी। तभी उसी दौरान राजाघाट चौक पर वह पुलिस की गाड़ी से कूदकर हथकड़ी समेत फरार हो गया है। इतनी बड़ी लापरवाही की घटना के बाद फिर भी पुलिसकर्मी बांध पर सोते हुए देखे गए, जिससे पुलिसकर्मी को अपने दायित्व के प्रति जवाबदेह नहीं होना दर्शाता है। बताइए क्या हुआ था? पुलिस के गाड़ी पश्चिम से पुल पर से यहाँ आया, कुछ आदमी मोटरसाइकिल को से रोक टोक किया। बाद में पीछे से खाली था, एक तो चौकीदार था रस्सी पकड़ने हुए, रस्सी लेकर कूद गया। अपराधी रस्सी लेकर कूद गया? कूद गया। कहाँ पे कूद गया? पुल के नजदीक। नदी में कूद गया? नहीं, खत्ते में बांध के खड़ा। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ था? खोज खाज किया, रात में भी दिन में भी खोज खाज खूब किया। मनिजरा में वो चला गया, अभी भी खोजने गया। अपराधी को कौन थाना का पुलिस लेके आया था? किधर से? हसनपुर के तरफ से या कुशेश्वर स्थान के तरफ से या सिंघिया के तरफ से? हसनपुर के तरफ से। हसनपुर के तरफ से लेके आई थी पुलिस जी। क्या नाम हो आपका? राजेंद्र। अगर मुजफ्फरपुर में बिजली कटौती की बात आती है तो सबसे पहले मैटिव फीडर और कटरा फीडर की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि मैटिव फीडर और कटरा फीडर आए दिन मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती करते रहती है। साथ ही बिजली की आग मिचौनी या लो वोल्टेज से वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। भीषण ग्रामीण से लोगों का हाल बेहाल रहता है। इसी को लेकर के सोमवार को गायघाट सामाजिक मंच के बैनर तले क्षेत्र के लोगों ने मैटिव फीडर के परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बिजली बिल में धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, बिल में धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। क्या क्या समस्या को लेकर धरना पे आए? समस्या तो बहुत बड़ा पहले से बना हुआ है, तब तो धरना पर लोग बैठे हैं। बिजली का समस्या है जिसके कारण हम लोग आए हैं। वोल्टेज का बहुत बड़ा परेशानी यहाँ पर है। चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत सारे लोगों का मीटर रीडिंग का भी प्रॉब्लम है और वोल्टेज का इतना प्रॉब्लम है। कभी कल तो ऐसा देखे एक गांव में एक साइड लाइट है, एक साइड में नहीं है, यानी बिजली कटिंग बहुत होता है। 24 घंटा में मेरे समझ से 2 से 3 घंटा ही लाइट रहता है, बाकी लाइट रहता ही नहीं। बहुत बड़ा समस्या है, जिसके लेके हम लोग धरना प्रदर्शन और लगातार करेंगे। इस पर अगर जैसा हम नहीं सुनेंगे तो यह धरना चालू रहेगा और हम लोग इनको सुना के रहेंगे। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन से बोले कि हम समझते हैं, इस चीज़ पर देखते हैं, जो उनका कहना था वो किए कि हम इस पर देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा से अच्छा क्या उम्मीद होगा? अभी देखिए, मुझे तो नहीं लगता उनके बात व्यवहार से कि ऐसा होने वाला है कि अच्छा हो जाएगा। देखते हैं काम का क्या पोजीशन होता है, फिर हम लोग आगे इस पर काम करेंगे। नहीं सुना ये तो आगे बढ़ेंगे, निश्चित बढ़ेंगे। जब थाने है, मेरा नाम अनुज कुमार सिंह, गायघाट सामाजिक मंच पश्चिमी अध्यक्ष। आज का धरना किस कारण से हुआ? आज का धरना जो उपभोक्ता अधिकार का जो हनन हुआ है उसके ऊपर हुआ है।
समय से बिजली न देना, 24 घंटा में मात्र 23 घंटा ही बिजली देना, बिजली नहीं देना। और इस तरह से कई मुद्दे ऐसे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके लेना बिल के ऊपर, और उसके अलावे टहनियों मेंटेनेंस, टहनियों आदि का कटाव नहीं करना, पेड़ पौधा का मेंटेनेंस नहीं करना, और इस तरह से लो वोल्टेज की समस्या होना, ये तमाम समस्याओं पर हम लोगों ने यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया है। और ये आज सुनवाई नहीं हुई तो ये प्रदर्शन और भी उग्र से उग्रतर होता जाएगा। क्या नाम है? विभूति कुमार सिंह, संरक्षक गायघाट सामाजिक मंच। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव किया गया। साथ ही मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अवैध बहाली सहित स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। मालूम हो कि कोरोना काल में मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बहाल किए गए संविदा के सैकड़ों कर्मी की फर्जी नियुक्ति का मामला भी प्रकाश में आया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पूरे मुजफ्फरपुर जिला में पीएचसी और एपीएचसी, सदर अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज, सभी की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल फेल है। देखिए, आज हमारा जो मांग है, पूरे मुजफ्फरपुर जिला में पीएचसी और एपीएचसी पूरा का पूरा फेल है। सरकारी जितना भी सदर हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज है, सारा का सारा स्वास्थ्य व्यवस्था में बिल्कुल फेल है। इस बात के लिए हम लोग आए हैं आज आंदोलन के तहत, मांग कर रहे हैं कि कोरोना काल में, अभी पिछले जो कोरोना बीता है, इसमें गांव से लेकर के और शहरों तक लोग बेड के बिना दौड़ते दौड़ते, हॉस्पिटल में इलाज के बिना दौड़ते दौड़ते रास्ते पर दम तोड़ करके मर गया। और सरकार और यहाँ का प्रशासन या हॉस्पिटल प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। इलाज के बिना आदमी, दवा के बिना आदमी तरफ तरफ के मर गया। और वैज्ञानिकों ने ये जता दिया है कि तीसरा लहर आएगा, उसकी पहले से व्यवस्था करने के लिए सभी पीएचसी एपीएचसी में बेड लगाने के लिए, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। इस बात को लेकर के हम लोग आए हैं कि तुम अभी से व्यवस्था करो, और नहीं तो आगे फिर उसी तरह से लोग जितना मरे हैं उससे 3 गुना लोग मरेंगे। इसकी व्यवस्था अभी से करो। दूसरा कि सदर हॉस्पिटल में एंटीजन किट का घोटाला हुआ, उस घोटालेबाजों को अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जेल नहीं हुआ। हम मांग कर रहे हैं प्रशासन से, स्वास्थ्य प्रशासन से, कि उसको अरेस्ट करो, जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई करके उसको अरेस्ट करो। इसी तरह से यहाँ जो कर्मचारी बहाली में जो घोटाला हुआ है, उस घोटाला को जांच करके और रिपोर्ट दे दिया, कलेक्टर का प्रतिनिधि ने रिपोर्ट दे दिया कि ये जो बहाली हुआ है, ये गड़बड़ हुआ है, उस पर अभी तक एफआईआर नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम ये मांग करते हैं कि उस पर अविलंब एफआईआर करके उस पर कार्रवाई किया जाए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ। यही आज हमारा मांग। क्या परिचय हुआ? रामकिशोर झा, जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।